नमस्कार। कहानियों के कलरव में आज आप सबका बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है ईसा के घर इंसान। कहानीकार है मनु भंडारी। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। फाटक के ठीक सामने जेल था। बरामदे में लेटी मिसेस शुक्ला की शून्य नजरें जेल की ऊंची ऊंची दीवारों पर टिकी थी। मैंने हाथ की किताबें कुर्सी पर पटकते हुए कहा, कहिए, कैसी रही तबीयत आज? एक धीमी सी मुस्कुराहट उनके शुष्क अधरों पर फैल गई। बोली, ठीक ही रही, शरीर नहीं आई। मेरे दोनों पीरियड्स खाली थे, सो मैं चली आई। सरीन यह पीरियड लेके आएगी। दोनों कोहनियों पर जोर देकर उन्होंने उठने का प्रयास किया। मैंने सहारा देकर उन्हें तकिए के सहारे बिठा दिया। एक क्षण को उनके जर्द चेहरे पर व्यथा की लकीरें उभर आई। अपने आप को आरामदेह स्थिति में करते हुए उन्होंने पूछा, कैसा लग रहा है कॉलेज? मन लग जाएगा ना? हाँ, मन तो लग ही जाएगा। मुझे तो यह जगह ही बहुत पसंद है। पहाड़ियों से घिरा हुआ यह शहर और एकांत में बसा यह कॉलेज। जिधर नजर दौड़ाओ हर तरफ हरा भरा दिखाई देता है। तभी मेरी नज़र सामने की जेल की दीवारों से टकरा गई। मैंने पूछा, पर एक बात समझ में नहीं आई, यह कॉलेज जेल के सामने क्यों बनाया? फाटक से निकलते ही जेल के दर्शन होते हैं तो लगता है सवेरे सवेरे मानो खाली घड़ा देख लिया हो। मन जाने कैसा कैसा हो उठता है। रूखे केसों की लटों को अपने शिथिल हाथों से पीछे करती हुई मिसेस शुक्ला की कांतिहीन आंखें जेल की ऊंची ऊंची दीवारों पर टिकी। बोली, सरीन जब आई थी तो उसने भी यही पूछी थी। पता नहीं क्यों कॉलेज के लिए जगह चुनी गई। फिर उनकी खोई खोई दृष्टि दीवारों में जाने क्या खोजने लगी। पैरों को कुछ फैलाकर उन्होंने एक बार फिर अपनी स्थिति को ठीक किया और बोली, तुम लोग जब कॉलेज चली जाती हो तो मैं लेटी लेटी इन दीवारों को ही देखा करती हूँ। तब मन में लालसा उठती है कि काश ये दीवारें किसी तरह हट जाती या पारदर्शी ही हो जाती और मैं देख पाती कि उस पार क्या है। सवेरे शाम इन दीवारों को बेध कर आती हुई कैदियों के पैरों की बेड़ियों की झनकार मेरे मन को मत्ती रहती हैं और अनायास ही मन उन कैदियों के जीवन की विचित्र विचित्र कल्पनाओं से भर जाया करता है। इस अनंत आकाश के नीचे और विशाल भूमि के ऊपर रहकर भी कितनी सीमित, कितना घुटा घुटा रहता होगा उनका जीवन। चांद और सितारों से सजी इस निहायत ही खूबसूरत दुनिया का सौंदर्य, परिवार वालों का स्नेह और प्यार, जिंदगी में मस्ती और बहारों के अरमान क्या इन्हीं दीवारों से टकराकर चूर चूर न हो जाया करते होंगे? इन सबसे वंचित कितना उबा देने वाला होगा उनका जीवन। न आनंद, न उल्लास, न रस। और एक गहरी निश्वास छोड़कर वे फिर बोली, जाने क्या अपराध किए होंगे इन बेचारों ने और ना जाने कि किन परिस्थितियों में वे अपराध किए होंगे कि यूं सब सुखों से वंचित जेल की सीलन भरी अंधेरी कोठरियों में जीवित रहने का नाटक करना पड़ रहा है। तभी दूध वाले की कर्कश आवाज ने मिसेस शुक्ला के भावना स्रोत को रोक दिया। मैं उठी और दूध का बर्तन लाकर दूध लिया। मिसेस शुक्ला बोली, अब चाय का पानी भी रख ही दो, शरीन आएगी तब तक उबल जाएगा। मैं पानी चढ़ाकर फिर अपनी कुर्सी पर आ बैठी। बोली, मदर ने आपको पूरी तरह आराम करने के लिए कहा है। आपकी जगह जिन्हें रखा गया है वे कल से काम पर आने लगेंगी। आज शाम को शायद मदर खुद आपको देखने आए। मदर यहाँ की बहुत अच्छी हैं रत्ना। जब मैं यहाँ आई थी तब जानती हो सारा स्टाफ नंस का ही था। मेरे लिए तो यही समस्या थी कि इन नंस के बीच में रहूंगी कैसे, पर मदर के स्वभाव ने आगा पीछा सोचने का अवसर ही नहीं दिया। बस यहाँ बंद कर ही रह गई। फिर तो सरीन और मिश्रा भी आ गई थी। मिश्रा गई तो तुम आ गई। मुझे तो सिस्टर एनी और सिस्टर जेन भी बड़ी अच्छी लगी। हमेशा हंसती रहती हैं। कुछ भी पूछो तो इतने प्यार से समझाती हैं कि बस, बड़ी अफेक्शनेट हैं। हाँ, ये लूसी और मेरी जाने कैसी हैं। जब देखो चेहरे पर मुर्दई छाई रहती है, ना किसी से बोलती है ना हंसती है।
मिसेस शुक्ला ने पीछे से एक तकिया निकालकर गोद में रख लिया और दोनों कोहनियाँ उस पर गड़ाकर बोली, एनी और जेन तो अपनी इच्छा से ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर नन बनी थी, पर इन बेचारियों ने जिंदगी में चर्च और कॉलेज के सिवा कुछ देखा ही नहीं। कॉलेज में काम करती हैं, बस यही है इनका जीवन। अब तुम ही बताओ, कहाँ से आए मस्ती और शौकी। वाह, ये अभी कोई बात हुई? सिस्टर जूली को भी लीजिए, वह भी उम्र में इनके ही बराबर होंगी, पर चहकती रहती हैं। बातें करेंगी तो ऐसी लच्छेदार कि तबीयत भड़क उठे, हंसेंगी तो ऐसे कि सारा स्टाफ रूम गूंज जाए। उसका तो अंग अंग जैसे थिरकता रहता है। वह अभी नई नई आई है यहाँ, थोड़े दिन रह लेने दो, फिर देखना वह भी लूसी और मेरी जैसी ही हो जाएगी। और एक गहरी सांस छोड़कर उन्होंने आंखें मूंद लीं। तभी सरीन हड़बड़ाती सी आई और बोली, गजब हो गया शुक्ला आज तो। अब जूली का पता नहीं क्या होगा। क्यों, क्या हुआ? शरीन की घबराहट से एकदम चौंक कर शुक्ला ने पूछा। जूली 4th ईयर का क्लास ले रही थी। किड्स की कोई कविता समझाते समझाते जाने क्या हुआ कि उसने एक लड़की को बाहों में भरकर चूम लिया। सारी क्लास में हल्ला मच गया और 5 मिनट बीतते न बीतते बात सारे कॉलेज में फैल गई। मदर बड़ी नाराज हुई और चिंतित भी। जूली को उसी समय चर्च भेज दिया गया और वह सीधी फादर के पास गई और फिर बड़े ही रहस्यात्मक ढंग से उन्होंने शुक्ला की ओर देखा। लगता है अब जूली के भी दिन पूरे हुए। बहुत ही निर्जीव स्वर में शुक्ला बोली, मुझे तो सारी बात ही बड़ी विचित्र लग रही थी। लड़की लड़की को किस कर ले? जूली के दिन पूरे हो गए। कैसे दिन? दोनों की चेहरे की रहस्यमय मुद्रा मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। पूछा, फादर क्या करेंगे? कुछ सजा देंगे? मेरा मन जूली के भविष्य की आशंका से जाने कैसा कैसा हो उठा। अभी अभी तो रत्ना जूली की ही बात कर रही थी और अभी तुम यह खबर ले आई। सुनते हैं जूली पहले किसी मिशनरी में थी, वहाँ भी इसने ऐसा ही कुछ किया था। तभी तो उसे यहाँ भेजा गया कि फिर कभी कोई ऐसी वैसी हरकत करे तो फादर का जादू भरा डंडा घुमवा दिया जाए। और शुक्ला के पपड़ी जमे शुष्क अधरों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। जादू का डंडा? बताइए ना, क्या बात है? आप लोग तो जैसे पहेलियां बुझा रही हैं। बेताब होकर मैंने पूछा। अरे क्यों इतनी उत्सुक हो रही हो? थोड़े दिन यहाँ रहोगी तब सब समझ जाओगी। यहाँ के फादर एक अलौकिक पुरुष हैं, एकदम दिव्य। कोई कैसा भी पतित हो या किसी का जरा भी विकारग्रस्त हो, इनके संपर्क में आने से ही उसकी आत्मा की शुद्धि हो जाती है। दूर दूर तक बड़ा नाम है इन फादर का। बाहर की मिशनरीज में कितने ही लोग आते हैं फादर के पास आत्मशुद्धि के लिए। चलिए, मैं नहीं मानती मन के विकार की भी कोई ठोस चीज है कि फादर ने निकाल दिया और आत्मशुद्धि हो गई। मैंने अविश्वास से कहा। कमरे से चाय के प्याले बनाकर लाती हुई शरीन ने शुक्ला से बोला, लो, इन्हें फादर की अलौकिक शक्ति पर विश्वास ही नहीं हो रहा। इसमें अविश्वास की क्या बात है? हमारे देश में तो एक से एक पहुंचे हुए महात्मा हैं। तुमने कभी नहीं सुना ऐसे महात्माओं के बारे में? सुनने को तो बहुत कुछ सुना है, पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया। अच्छा, अब जूली को देख लेना, अपने आप विश्वास हो जाएगा। लूसी, जो आज इतनी मनहूस लगती है, यहाँ आई थी, तब क्या जूली से कम चपल थी? फिर देखो, फादर ने 3 दिन में ही उसकी काया पलट कर दी या नहीं? शुक्ला ने शरीन की ओर देखते हुए जैसे चुनौती के स्वर में पूछा। तभी डॉक्टर साहब आए। मिसेस शुक्ला ने इंजेक्शन लगाया और पूछताछ करने लगे। शरीन मुझे गर्म पानी की थैली का पानी बदल देने का आदेश देकर नहाने चली गई। इंजेक्शन लगाने के बाद करीब घंटे भर तक शुक्ला की हालत बहुत ख़राब रहती थी। मैंने उन्हें गर्म पानी की थैली देकर आराम से लिटा दिया। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक आई थीं। उन्हें पोंछ दिया। वे आंखें बंद करके चुपचाप लेट गईं। मन में अनेकानेक प्रश्न चक्कर काट रहे थे और रह रहकर जूली का हंसता चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। फादर उसके साथ क्या करेंगे? यह प्रश्न मेरे दिमाग को बुरी तरह मथ रहा था। मैंने दूर से फादर को देखा है। ऊपर से नीचे तक सफ़ेद लबादा पहने वह कभी कभी चर्च जाते हुए दिख जाया करते हैं। इतनी दूर से चेहरा तो दिखाई नहीं देता था, पर चाल ढाल से बड़ी भव्य मूर्ति लगते थे।
मन श्रद्धा से भर उठे। ऐसे फादर में कौन सी शक्ति है जो आत्मा की शुद्धि कर देती है? यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अगले दिन जूली नहीं आई। मैंने सिस्टर एनी से कुछ पूछना चाहा तो उन्होंने धीरे से अंगुली मुंह पर रखकर चुप रहने का आदेश कर दिया। मैंने देखा कि लूसी और मेरी इस घटना से काफ़ी संतुष्ट सी नजर आ रही थी। कल से उनके खिजलाहट भरे चेहरे पर हल्के से संतोष की झलक नजर आ रही थी। 2 दिन और इसी प्रकार बीत गए। तीसरे दिन मैं कुछ जल्दी ही कमरे से रवाना होने लगी तो शरीर ने पूछा, अरे अभी से जल्दी? कुछ कॉपियाँ देखनी है, यहाँ लेकर नहीं आई। अब स्टाफ रूम में बैठकर ही देख लूँगी। आज नंबर देने ही हैं। और मैं चल पड़ी। यूँ हमारे कमरों और कॉलेज के बीच में भी एक छोटा सा फाटक था, पर वह अक्सर बंद ही रहता था, सो मेन गेट से ही जाना पड़ता था। जैसे ही मैं कॉलेज के फाटक में घुसी, मैंने देखा जूली चर्च का मैदान पार कर नीची नजरें किए धीरे धीरे कॉलेज की तरफ आ रही थी। एक बार इच्छा हुई कि दौड़कर उसके पास पहुंच जाऊं, पर जाने क्यों पैर बढ़े ही नहीं। मैं जहां की तहां खड़ी रही। वह मेरे पास आई, पर बिना आंख उठाए, बिना एक भी शब्द बोले, वैसे ही शिथिल चाल से गुजर गई। मैं अवाक से उसका मुंह देखती रही। 2 दिन में ही क्या हो गया इस जूली को, मैं नहीं जानती। फादर ने उसके ऊपर जादू का डंडा घुमाया या उसे जंतर मंतर का पानी पिलाया, पर जूली हंसना भूल गई। इसकी सारी शोखी, सारी हंसी, सारी मस्ती जैसे किसी ने सोख ली हो। उस दिन किसी ने जूली से बात नहीं की। शायद मदर का ऐसा ही आदेश था, पर जूली के इस नए रूप ने मेरे मन में विचित्र सा भय भर दिया था। लगता था जैसे जूली नहीं, उसकी जिंदा लाश घूम रही है। सिस्टर एनी ने इतना ज़रूर कहा था कि फादर ने उसकी आत्मा को पवित्र कर दिया, उसकी आत्मा के विकार मिट गए, पर मुझे लगता था जैसे जूली की आत्मा ही मिट गई है, मर गई है। अपने कमरे पर आकर मैंने मिसेस शुक्ला को सारी बात बताई, तो बिना किसी प्रकार का आश्चर्य प्रकट किए वे बोली, मैं तो पहले ही जानती थी। पता नहीं कैसी शक्ति है फादर के पास। रात में सोई तो बड़ी देर तक दिमाग में यही सब चक्कर काटता रहा। कभी लूसी और कभी मेरी की शक्लें आंखों के सामने घूम रही। उन्हें देखकर लगता था मानो वे अपने से ही लड़ रही हैं, अपने को ही कुतर रही हैं, एक अजीब खिजलाहट के साथ, एक अजीब आक्रोश के साथ। कॉलेज की बड़ी लड़कियों को हंसी ठिठोली करते देख उनके दिलों से बराबर ही सर्द-आहें निकल जाया करती थी। उनके जवान दिलों में उमंगों और अरमानों की आंधियां नहीं मचलती थी, और उनकी आंखों में वह कांति और चमक नहीं थी जो इस उम्र की खासियत होती है। ऐसा लगता था इनकी आंखें आंखें ना होकर 2 कब्र हैं, जिनमें उनके मासूम दिलों की सारी तमन्नाओं को, सारे अरमानों को मार कर सदा सदा के लिए दफना दिया गया हो। पहले ये भी जूली जैसी ही चंचल थी, तो अब जूली भी हमेशा के लिए ऐसी ही हो जाएगी। और जूली का आज वाला रूप मेरी आंखों के सामने घूम जाता है। मैंने ज़ोर से तकिए में अपना मुंह छिपा लिया और इन सारे विचारों को दिमाग से निकालकर सोने की कोशिश करने लगी। मैं नहीं जानती क्या हुआ, पर आंख खोली तो देखा मैं पसीने से तर थी और सांस जोर जोर से ऊपर नीचे हो रही थी। मिसेस शुक्ला मुझे पकड़े हुए थी और बार बार पूछ रही थी, क्या सपना देखकर डर गई? एक बार तो भयभीत सी नज़रों से मैं चारों ओर देखती रही, फिर कमरे की परिचित चीज़ों और मिसेस शुक्ला को देखकर आश्वस्त सी हुई। क्या हो गया? क्यों चिल्लाई थी इतनी ज़ोर से? कोई सपना देखा था क्या? उन्होंने फिर पूछा। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि एक बड़ी सी सफ़ेद चिड़िया आकर मुझे अपने पंजे में दबोच कर उड़े जा रही है और उसके पंजों के बीच मेरा दम घुटा जा रहा है। चलो, थी चिड़िया ही, चिड़ा तो नहीं था, तब कोई बात नहीं। चिड़िया कहीं नहीं ले जाने की, ले जाने वाले तो चिड़े ही होते हैं। हंसते हुए उन्होंने कहा। चलिए, आपको मजाक सोच रहा है, यहाँ डर के मारे जान निकल गई। वह दम घुटने की फीलिंग जैसी अभी भी है। मैंने पानी पिया और फिर सो गई, और फिर वही ढर्रा चल पड़ा। जब कभी बाहर से कोई सिस्टर या ब्रदर आत्मशुद्धि के लिए फादर के पास आते तो सिस्टर एनी मुझे यह खबर सुनाया करती थी। मैं बड़ी उत्सुकता से सारा किस्सा सुनती और विश्वास से अधिक आश्चर्य करती। सिस्टर एनी और जेन को मेरा यह विश्वास कितना अच्छा नहीं लगता था, और उसे मिटाने के लिए ही वे और जोर शोर से घंटों फादर के अलौकिक गुणों का बखान करती।
मंद गति से चलती फिरती फादर की वह सौम्य मूर्ति मेरे श्रद्धा से अधिक कौतूहल और भय का विषय बनी रही। महीने भर बाद एक दिन मदर ने मुझे बुलाया और बोली, मैं चाहती हूँ कि नन्स के लिए भी हिंदी पढ़ाने की कुछ व्यवस्था कर दी जाए। अब हिंदी जानना तो सबके लिए बहुत ज़रूरी हो उठा है, क्योंकि मीडियम भी हिंदी हो रहा है। नहीं तो सारा स्टाफ हमें दूसरा रखना होगा। क्यों? तो आप सिस्टर्स के लिए भी एक क्लास खोल दीजिए, बहुत ही जल्दी सीख लेंगी। यूँ बोल तो सभी लेती हैं, लिखना पढ़ना भी आ जाएगा। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। शुक्ला तो बीमारी से उठने के बाद काफ़ी कमज़ोर हो गई है, सो मैं उस पर यह बोझ डालना ठीक नहीं समझती। तुम शाम को 1 घंटा चर्च में आकर सिस्टर को हिंदी पढ़ाने का काम ले लो। उसके लिए तुम्हें अलग से पे किया जाएगा। चर्च में जाकर पढ़ाना होगा, यह बात सुनते ही एक बार मेरे सामने फादर का चेहरा घूम गया। उनको और दूसरी नन्स को और अधिक निकट से जानने की लालसा की एक राह मिल रही थी। मैं बोल पड़ी, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं बड़ी खुशी से यह काम करूंगी। तब 1 तारीख से शुरू कर दो। मदर के पास से लौटी तो देखा सरीन और शुक्ला चाय पर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही हैं। मैंने आकर उन्हें सारी बात बताई तो सरीन हंसकर बोली, चलो, तुम तो सपने में भी फादर को देखा करती थी, अब पास से देखना। बड़ी कौतूहल है ना फादर को लेकर तुम्हारे मन में। फादर अपने कॉटेज में ही रहते हैं या चर्च जाते हैं। सिस्टर्स के कमरों की तरफ तो वे शायद कभी जाते नहीं। तुम देखोगी क्या? शुक्ला ने कहा। अरे कभी चर्च में आते जाते ही दिख जाया करेंगे, सरीन बोली। फिर एकाएक प्रसंग बदलकर कहा, क्यों शुक्ला, आजकल तुमने एक नई बात मार्क की या नहीं? क्या? मिसेस शुक्ला ने पूछा। लूसी में कोई चेंज नजर नहीं आता? आजकल उसके चेहरे पर पहले जैसी मुर्दनी नहीं छाई रहती। वह अनीमा है ना 3rd ईयर की, उसका भाई आजकल अक्सर कॉलेज में आया करता है, कभी कोई बहाना लेकर तो कभी कोई बहाना लेकर। विजिटर्स को अटेंड करने का काम लूसी पर ही है। मैं कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि जिस दिन वह आता है लूसी का मूड बड़ा अच्छा रहता है। ख्याल नहीं किया, अब देखेंगे, शुक्ला ने कहा। पता नहीं मिसेस शुक्ला ने ख्याल किया या नहीं, पर मैंने इस चीज़ को अच्छी तरह से मार्क किया कि अनीमा का भाई सप्ताह में 2 बार आ ही जाता है और काफ़ी देर तक वह उसके पास बैठती है। उसके जाने के बाद भी लूसी का मूड इतना अच्छा रहता है कि कोई हल्का फुल्का मजाक भी कर लो तो बुरा नहीं मानती। पर जाने क्यों लूसी का यह नया रूप देखकर मेरा मन भर उठता। 2 महीने पहले की हंसती थिरकती जूली की तस्वीर आंखों के सामने नाच जाती और मैं सिहर उठती। 1 तारीख की शाम को मैं चर्च गई। उसके पहले मैंने कभी चर्च की सरहद में पाँव नहीं रखा था। कॉलेज के दाहिनी ओर वाला लंबा मैदान पार करने पर एक नाला पड़ता था, वही चर्च और कॉलेज की विभाजन रेखा थी। उसे पार करके ही चर्च का मैदान आरंभ होता था। एक कतार में कमरे बने हुए थे। कमरों के सामने लंबा सा बरामदा था। जाकर देखा कि क्लास के लिए उसी बरामदे में व्यवस्था की गई थी। मैं पढ़ाने लगी। चर्च, कॉलेज और हमारे कमरों के सामने कोई 3 फीट ऊंची लंबी सी दीवार थी। क्यों सबके प्रवेश द्वार अलग अलग थे, पर चर्च से कॉलेज जाने के लिए सब लोग नाला पार करके ही जाया करते थे। पढ़ाने बैठी तो फाटक की ओर ही मेरा मुंह था और अनायास ही यहाँ भी मेरी नज़र सामने जेल की ऊंची ऊंची दीवारों से टकराई। ज़बरदस्ती अपनी नज़रों को उस ओर से हटाकर मैंने पढ़ाना आरंभ किया। चर्च में सिस्टर्स को पढ़ाते पढ़ाते मुझे करीब 1 महीना हो गया था। रोज की तरह उस दिन भी जब मैं जाने लगी तो शुक्ला बोली, आज जरा जल्दी आ सके तो अच्छा हो रत्ना, बाजार चलेंगे। शरीन ने कहा तो बोली कि उसे ज़रूरी नोट्स तैयार करने हैं। अकेले जाते मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम आ जाना। ठीक है, मैं जल्दी ही चले आऊँगी। आप तैयार रहिएगा, आते ही चल पड़ेंगे। और मैं चल दी। चर्च के मैदान में पहुंचते ही किसी स्त्री के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर एक क्षण को मैं स्तब्ध सी खड़ी हो गई। सोचा जाऊं या नहीं, पर मन का कौतूहल किसी तरह ठहरने नहीं दे रहा था। जैसे ही बरामदे में पैर रखा मैं हैरत में आ गई। एक बहुत ही खूबसूरत नन हाथ पैर पटक पटक कर बुरी तरह चिल्ला रही थी। सारी सिस्टर्स उसे संभाले हुए थी। मदर बड़ी बेचैनी से उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर वह थी कि चिल्लाए चली जा रही थी। 3-4 सिस्टर्स ने उसे पकड़ रखा था। उसके बावजूद
वह बुरी तरह हाथ पैर पटक रही थी। उसे मैंने जो पास से देखा तो लगा कि ऐसा रूप मैंने आज तक नहीं देखा। संगमरमर की तरह सफ़ेद उसका रंग था, मक्खन की तरह मुलायम देह, चेहरे पर ऐसा लावण्य की उपमा देते न बने, और उस लावण्य में चेहरे पर वे दो नीली आंखें, जैसे समुद्र की गहराइयां उतर आई हों। मैं सच कहती हूँ, यदि कोई एक बार भी उन नीली आंखों को देख ले तो कम से कम इस जिंदगी में तो वह उन्हें चाह कर भी ना भूल पाए। मेरे घुसते हुए उसकी नजरें मेरी ओर घूम गईं। मुझे लगा वह नीली आंखें मेरे शरीर को भेद कर मेरे मन को कचोटे डाल रही हैं। और फिर एकाएक चिल्ला उठी, देखो मेरे रूप को। और वह अपने कपड़ों को बुरी तरह फाड़ कर इधर उधर करने लगी। सबने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला। मदर ने उसके कपड़ों को जल्दी से ठीक ठाक कर दिया। वे बड़ी ही परेशान नजर आ रही थी। हाथ रुकने पर भी उसकी जीभ चल रही थी। मैं अपनी जिंदगी को, अपने इस रूप को चर्च की दीवारों के बीच नष्ट नहीं होने दूंगी। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, आदमी की तरह जिंदा रहना चाहती हूँ। मैं इस चर्च में घुट घुट कर नहीं मरूंगी। मैं भाग जाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी। हम क्यों अच्छे कपड़े नहीं पहने? हम इंसान ही हैं। मैं नहीं रहूंगी यहाँ, मैं कभी नहीं रहूंगी। देखो मेरे रूप को। तभी बाहर से सिस्टर रैनी हड़बड़ाती सी आई। फादर ने एकदम बुलाया है, लिए इसे वहीं ले चलिए। सबने मिलकर उसे जबरदस्ती उठाया। वह चिल्लाती जा रही थी, मैं फादर को भी दिखा दूंगी कि जिंदगी क्या होती है। यह सब ढोंग है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। आधी से अधिक सिस्टर्स उसे उठा कर ले गई। जो बची थी उनमें से इस घटना के बाद कोई भी इस मूड में नहीं था कि बैठकर पढ़ती। सो मैं लौट जाने को घूमी तो देखा कि सबसे दूर एक खिड़की के सहारे लूसी खड़ी है। उसके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की चमक आ गई थी, जैसे मन ही मन वह इस सारी घटना से बड़ी प्रसन्न हो। मन में अपार विस्मय, भय और दुख लेकर मैं लौटी तो शुक्ला बोली, लो, तुम तो अभी ही लौट आई, अभी तो तैयार भी नहीं हुई, आज क्लास ही नहीं हुई। और मैंने सारी बातें उन्हें बताई। मैं जितनी इस घटना से विचलित हो रही थी वे उतनी नहीं हुई। स्वाभाविक से स्वर में बोली, शायद बाहर से कोई सिस्टर आई होगी। क्या बताएं, इन बेचारियों की जिंदगी पर भी बड़ा तरस आता है। रात भर मेरे दिमाग में उस नई सिस्टर का खूबसूरत चेहरा और उसका चीखना चिल्लाना गूंजता रहा। वह फादर के पास भेज दी गई है। अब फादर उसका क्या करेंगे? शायद जूली की तरह उसके हृदय का यह बवंडर भी सदा सदा के लिए शांत हो जाएगा, और फिर जिंदगी भर उसका वह चांद को लजाने वाला रूप चर्च की दीवारों के बीच ही घुट घुट कर नष्ट हो जाएगा, और वह अपनी इस बर्बादी पर एक ठंडी सांस भी नहीं भर सकेगी। दूसरे दिन स्टाफ रूम में घुसते ही सबसे पहले मेरी नज़र लूसी पर पड़ी। बिना पूछे ही बड़े उत्साह से उसने मुझे कल की बात बताई। जानती हो, यह जो नई सिस्टर आई है उसका नाम एंजेला है। कहते हैं यह चर्च से भाग गई थी, फिर पकड़ ली गई। उसके बाद पागलों जैसा व्यवहार करती थी, सो इसे फादर के पास भेज दिया गया। देखा कितनी खूबसूरत है। और एक सर्द सी आह उसके मुंह से निकल गई। अब क्या होगा? फादर आखिर करते क्या हैं? देखो क्या होता है। आज तो मदर भी नहीं आई, कल से वे फादर के कॉटेज पर ही हैं। सुनते हैं एंजेला काबू में नहीं आ रही, उसका पागलपन वैसे ही जारी है। हम लोगों को भी उधर जाने की इजाज़त नहीं है। 2 दिन तक कॉलेज के वातावरण, विशेषकर स्टाफ रूम के वातावरण में एक विचित्र प्रकार का तनाव आ गया। कोई किसी से कुछ नहीं बोलता। बस मैं, शुक्ला और शरीन आपस में ही थोड़ा बहुत बोल लेते थे। बाकी सारी सिस्टर्स तो ऐसे काम कर रही थी मानो मौन व्रत ले रखा हो, जैसे ऑपरेशन रूम में कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा हो, और बाहर नर्सें व्यस्त, चिंतित सी, परेशान इधर उधर घूम रही हूँ। उनकी हर बात से ऐसा लग रहा था जैसे कह रही हूँ, चुप चुप, शोर मत करो, ऑपरेशन बिगड़ जाएगा। मदर थोड़ी देर के लिए कॉलेज आती और ज़रूरी काम करके चली जाती थी। हाँ, लूसी मौका पाकर और एकांत देखकर चुपचाप यह खबर दे देती थी कि एंजेला किसी प्रकार शांत नहीं हो रही, फादर सब कुछ करके हार गए। यह कहते समय लूसी का मन प्रसन्नता से भर उठता, मानो फादर की नाकामयाबी पर उसे परम संतोष हो रहा हो। चौथे दिन सवेरे मैं और मिसेस शुक्ला घूमने निकले तो देखा सामने से एंजेला चली आ रही थी। मैं देखते ही पहचान गई। बिल्कुल स्वस्थ, स्वाभाविक गति से वह चल रही थी। पास आते ही मैं पूछ बैठी, सिस्टर एंजेला, आप कहाँ जा रही हैं? एक क्षण को एंजेला रुकी,
मुझे पहचानने का प्रयास सा करते हुए बोली, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जहाँ मेरा मन होगा मैं जाऊंगी। मैंने तुम्हारे फादर। फिर सहसा ओठ चबाकर बात तोड़कर वह बोली, अब वे कभी ऐसे फालतू की बातें नहीं करेंगे। और एक बार अपनी नीली आंखों से उसने भरपूर नजर मेरे चेहरे पर डाली, सिर को हल्का सा झटका और एक ओर चली गई। मैं अवाक से उसकी ओर देखती रही। यही है अंजिला? शुक्ला ने पूछा। हाँ, पर यह तो जा रही है, किसी ने इसे रोका नहीं। फादर का जादू मंत्र इस पर चला नहीं दिखता। बड़ी खूबसूरत है, आंखें तो गजब है, बस देखने लायक। पर मिसेस शुक्ला की बातें मेरे कानों में ही नहीं पहुंच रही थी। मैं कभी दूर जाती एंजिला को और कभी मौन शांत खड़ी चर्च की इमारत को देख रही थी। मेरा मन हो रहा था कि दौड़कर चर्च पहुंच जाऊं और लूसी को बुलाकर सारी बातें पूछ लूं। लौटते समय भी मैंने चर्च के मैदानों पर नजर दौड़ाई, पर वहां सभी कुछ शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। बड़ी मुश्किल से उस दिन 10 बजे मैं इस तरफ दौड़ पड़ी और स्टाफ रूम से लूसी को घसीटकर पीछे लॉन में ले चली गई। लूसी स्वयं सब कुछ बताने के लिए बैठी थी। लॉन में पहुंचते ही बोली, एंजिला चली गई, फादर कुछ नहीं कर सके। उनकी खुद की तबीयत बड़ी खराब हो रही है, मदर उनकी देखभाल कर रही हैं। सवेरे तो हम लोग भी वहां गए थे, कमरे में तो नहीं जाने दिया हमें, पर बाहर से फादर को देखा था। फादर हम सब पर भी बड़ा रौब जमाया करते थे। एंजिला ने उनका नशा डाउन कर दिया। एंजिला को सुधार नहीं सके। अपनी इस असफलता का गम उन्हें बुरी तरह से साल रहा है। आत्मग्लानि से बार बार उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मदर बड़ी परेशान और दुखी हैं। उन्हें बहुत तसल्ली दे रही हैं। बार बार ईसा मसीह से उनकी शांति के लिए प्रार्थना भी कर रही हैं। और एक बड़ी ही व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट उसके होठों पर फैल गई। इसके तीसरे दिन ही रात में सबसे आंख बचाकर चर्च की छोटी छोटी दीवारों को फांद कर कब और कैसे लूसी भाग गई कोई नहीं जान पाया। बड़ी विचित्र स्थिति थी उस समय वहाँ की। एंजिला फादर की उस अलौकिक शक्ति को जैसे चुनौती दे गई, जिसके बल पर उन्होंने कितने ही पतितों की आत्मा शुद्ध की थी। फादर इस असफलता पर आत्मग्लानि के मारे मरे जा रहे थे। मदर बेहद परेशान थी। कभी फादर के पास, कभी कॉलेज, तो कभी चर्च में दौड़ती फिर रही थी। तभी लूसी भाग गई। एक तो चर्च जैसी पवित्र जगह, फिर लड़कियों का कॉलेज। क्या असर पड़ेगा इस घटना का लड़कियों पर? 2 दिन बाद ही चर्च और कॉलेज की चारों ओर की दीवारें ऊंची उठने लगी और देखते ही देखते चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें खिंच गई। तो ये थी कहानी ईशा के घर इंसान। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।